हेलो गाइस, फिर से एक बार आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कल हमने देखा था कि रिवर्स कैरनोट साइकिल कैसे वर्क करता है, तो आज हम देखने वाले हैं कि रेफ्रिजरेटर साइकिल कैसे वर्क करती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। कंप्रेसर, फिर आता है कंडेंसर, फिर आता है इवेपोरेटर, और फिर आता है एक्सपेंशन वॉल और इवेपोरेटर, जिसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि नंबरिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा नंबरिंग चेंज कर दिया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइक दैट। तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमने यहाँ पे नंबरिंग दिया है। इसके हिसाब से पहले ग्राफ निकाल लिया था। ये पीएच चार्ट है और ये है टीएस डायग्राम। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट से। तो कंप्रेसर के क्या अंदर क्या होता है, ये जो होता है वेपर फॉर्म में आता है। वेपर फॉर्म में आने के बाद इस कंप्रेसर के अंदर वो वेपर फुल्ली कंप्रेस होता है। फिर कंप्रेस होने के बाद ये होता है सुपर हीटेड वेपर हो जाता है, रीजन में जल जाता है। फिर मतलब वेपर ही रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत गर्म वेपर होती है। फिर वो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में इसका हीट रिमूव होता है। फिर यहाँ पे आता है लिक्विड फॉर्म में, हाई प्रेशर रहता है लेकिन, तो यहाँ से प्रेशर कम किया जाता है। फिर कम प्रेशर लो टेम्परेचर इवेपोरेटर के अंदर से जाता है। ऐसे प्रोसेस चलते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ पे देखते हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपांशन यहाँ पे हो रहा है फ्रॉम 1 to 2 और 3 to 4 से। 1 to 2 और 3 to 4 मतलब क्या है, हीट लॉस ज़ीरो हो रहा है। हीट लॉस ज़ीरो मतलब क्या है कि यहाँ से हीट लॉस नहीं होगी, आइसोलेटेड बॉडी है, यहाँ से हीट लॉस नहीं होगी। और फॉर 1 to 4 कहाँ पे 1 to 4 हीट रिमूव हो रहा है, और 2 to 3 हीट ऐड हो रहा है इवेपोरेटर में, रेफ्रिजरेटर जी इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये होता है नॉर्मल रेफ्रिजरेटर साइकिल। अगर आपको ये पता चल गया ना तो बहुत ही ईजी है, यही मेन है, मतलब यही आपको एक बार पता चल गया। सेम है, टीएस डायग्राम है। यहाँ पे 1 to 3 एडियाबैटिक एक्सपांशन है। 1 to 2 देखो एक्सपांशन वॉल है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। प्रेशर हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर आ गया, प्रेशर रिलीज हो गया, सही है। फिर अभी देखो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है 2 to 3। प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, मैंने आपको कल ही बताया था, थोड़ा ऐसा कर्व आता है, लेकिन आइडियली मान के चलते कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है फ्रॉम 2 to 3। तो प्रेशर कांस्टेंट आया। फिर यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर आता है ना। तो ये लो प्रेशर हाई टेम्परेचर फिर एक बार कंप्रेस होता है, फिर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर फोर्थ पॉइंट पे देखो हाई टेम्परेचर आ रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है, सही है। समझ गए ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं आगे वाला पॉइंट की तरफ थोड़ा। ये सबसे मेन पॉइंट है पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल में, वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड इट्स कंपोनेंट एंड रिप्रेजेंटेशन इन टीएस पीएच प्लेन। सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि रेफ्रिजरेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है वो सेम रेफ्रिजरेटर जैसा होता है। देखो सिंपल है, ये है अपना कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, एक्सपांशन वॉल है, इवेपोरेटर। देखा, मैंने बोला था कि 4 to 1 हमेशा क्या रखना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, सही है। फिर यहाँ से देखो मैंने ऊपर ही बता दिया कि हाई टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, मैंने ऊपर ही बता दिया। सेम प्रोसेस है, इसको मतलब स्टैंडर्ड वीसीआर बोलते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो कि नॉर्मली। तो यहाँ पे देखते हैं कि पीएच और टीएस प्लेन कैसे वर्क करते हैं। तो टीएस प्लेन हमेशा ऐसा कर्व रहता है, यहाँ पे होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे शो किया जाता है, ये देखो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है यहाँ पे टीएस प्लेन पे। तो पहला रीजन होता है लिक्विड रीजन, फिर आता है लिक्विड प्लस वेपर, और ये होता है वेपर रीजन। तो ऐसा नॉर्मली चार्ट होता है। तो हम प्रोसेस 1 2 3 4 मतलब 1 से 2 जा रहा है तो लिक्विड रीजन में था, 2 से 3 फिर उसमें लिक्विड प्लस वेपर आया, फिर 4 to 1 वेपराइज होता है। ये सेम प्रोसेस होती है, और फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पूछा नहीं जाता नॉर्मली। और यहाँ पे देखो कि पीएच चार्ट है, यहाँ पे इसका कर्व ऐसा होता है, ये आपको बता दिया जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। सेम प्रोसेस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है,
सेम रीजन लिक्विड प्लस वेपर, वेपर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे सेम है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। 1 से 2 जाते हैं तो पहले लिक्विड रीजन रहता है, फिर 2 to 3 लिक्विड प्लस वेपर, 3 to 4 वेपर रीजन। सिंपल है। अभी इसको दिखाते कैसे, तो सिंपल सी बात है। अभी देखो यहाँ पे हमने लिया है TS प्लेन पे, 4 to 1 पॉइंट पे लेते हैं। 1 पॉइंट किधर है अपना, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट है कंप्रेसर के पहले है, तो कंप्रेसर के अंदर कौन सा जा रहा है, वेपर रीजन। वेपर देखो ये होती है वेपर लाइन, ये होता है वेपर लाइन। तो वेपर लाइन पे हमने यहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया है पहले, फर्स्ट पॉइंट। फिर अभी देखो यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर जा रहा है, कंप्रेसर के अंदर से पूरा हीट, पूरे मतलब पूरे वेपर कंप्रेस हो रही है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया, 2 लाइन। सुपर हीटेड रीजन में आ चुका है, अभी सुपर हीटेड रीजन में आ चुका है, सेकंड पॉइंट अपना सही है। फिर यहाँ पे देखो अभी प्रेशर को उनको पहले लिक्विड वेपर फॉर्म में आना है, फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हैं ना। पहले वेपर पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि सुपर हीटेड का पूरा तो लिक्विड ऐसा तो नहीं हो सकता ना डायरेक्ट, उसको पहले कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले हमने टेम्परेचर कम किया, उसको सबसे पहले हमने वेपर लाइन पे आया, फिर वेपर लाइन को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ये होता है, ये इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और ये इसको बोलते हैं लिक्विड लाइन। तो लिक्विड लाइन पे ला लिया आपने तीसरे पॉइंट पे, क्या है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो गया 0.2 से, ये देखो ये होता है T2, ये होता है T3, पॉइंट कम आ गया, सही है, सही जा रहे हैं। फिर अभी देखो एक्सपांशन वॉल, एक्सपांशन वॉल मतलब अभी ये कौन सी लाइन होती है, तो ये लाइन से अपने को नीचे आने का, मतलब ये स्ट्रेट नहीं रहता कभी भी, थोड़ा एंट्रोपिक लाइन थोड़ी कर्व रहती है। तो 0.4 हमें मिल गया, T4 और T1। लो टेम्परेचर लो हुआ है, और यहाँ से अपने को मिलता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये हो गया टेम्परेचर और एंट्रोपी की लाइन, समझ में आए। सेम पीएच चार्ट है भैया, इसमें भी कोई अपने को डरने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, गुड। यहाँ पे क्या है, लिक्विड लाइन, सॉरी वेपर लाइन। ये कौन सी लाइन है, लिक्विड लाइन। ये होता है सबकूल रीजन, ये होता है सुपर हीटेड रीजन। ये चार्ट समझ में आया। फिर से एक बार किस पे लाइन पे आता है, वेपर रीजन में आया, फिर इसको कंप्रेस किया, हाई प्रेशर बढ़ गया, 2 पॉइंट, टेम्परेचर भी बढ़ गया था। फिर अभी यहाँ पे कांस्टेंट लाइन कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं पीएच चार्ट पे। कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो ऐसे दिखाते हैं ना, ये होता है P3 इक्वल टू P2, होता है P4 इक्वल टू P1। तो 2 to 3 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर से जा रहा है। देखो प्रेशर इधर भी हाई प्रेशर है और इधर भी हाई प्रेशर है, प्रेशर तो सेम रह गया, कांस्टेंट प्रेशर से आ रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हाई टेम्परेचर था लो टेम्परेचर हो गया, तो प्रेशर सेम रहेगा। फिर अभी एंट्रोपी की लाइन डाउन आती है। ये अपने को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पीएच चार्ट से हम पूरा समझाएंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो 4 पॉइंट आता है प्रेशर 1 पे, यहाँ पे भी प्रेशर है, देखो लो प्रेशर कहाँ चल गया, लो प्रेशर सेम है, 4 to 1 का भी प्रेशर सेम आता है। तो ये आया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब COP हम निकालते हैं तो पीएच चार्ट से निकालते हैं, तो पीएच चार्ट में देखते हैं COP कैसे। देखो अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, ये H1 है यहाँ का, ये जाता होगा, और ये H4 है, -H4 है, ये हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और वर्क डन, सिंपल बात है, वर्क डन कैसा और निकालते हैं। वर्क डन देखो भैया, जितना कंप्रेस करने को लग रहा है उतना तो वर्क लग रहा है ना इसको, पूरे सिस्टम में इसको वर्क डन कहाँ लग रहा है, वर्क इनपुट कहाँ से ले रहा है, वो यहाँ से तो ले रहा है, कंप्रेसर तो ले रहा है, बाकी कहाँ से तो नहीं मिल रहा है इसको। तो देखो ना H2 -H1, तो सिंपल सी बात है, COP ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या हो गया, H1 - H4 डिवाइडेड बाय H2 - H1, दैट्स अबाउट, ये हो गया भैया। समझ में आया ना, बहुत ईजी है ये। आपको अगर समझ में आया तो इसके ऊपर फैक्टर कौन से डिपेंड करते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, फैक्टर और एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये होता है आइडियल, मतलब ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे रियल में नहीं होती। थोड़ा मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट लाइन जो रहता है वो स्ट्रेट नहीं, थोड़ी ऊपर नीचे रहता है। गुड। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं।